हाँ जी, राम राम सा। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन जी। तो आज बहुत गड़बड़ हुई, लाइव क्लास नहीं हो पाई हमारी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू थे। आप सबको पता है, आवाज़ नहीं आ रही थी, वो अलग बात है। मेरे विद्यार्थी कह रहे थे मैम अप्रैल फुल मना रहे हो। बिल्कुल नहीं मना रही। कैसे बना सकती हूँ आप लोगों को अप्रैल फुल जी, और वो भी पढ़ाई में तो है ही नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूंकि काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब चीज़ें नहीं हो पाई सही, तो मुझे लगा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है। इससे बेटर है कि वीडियो ही बनाकर आपको दे दिया जाए, इसलिए मैंने लाइव को रुकवा दिया। और अब हम वैसे भी आज कुछ खास वैसे नहीं था, थ्योरिकल था पूरा। तो आप में से बहुत बच्चे तो कमेंट ही करते रहते एक दूसरे को जी। शुरू करें हम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, खुशी से होंगे। मुझे पता है जो लोग घर से आए हैं वो डेफिनेट दुखी होंगे। मम्मी की याद, किसी को बच्चों की याद, जी वो तो नेसेसरी है। लेकिन हम सब यहाँ जो आए हैं वो एक उद्देश्य को लेकर आए हैं। हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है, अपना भविष्य बनाना है। उसके बाद हमारी बाकी खुशियाँ भी हमारे पास आ ही जाएंगे। और मैं यही दुआ करूँगी कि आप जो इतने दूर अपने घर से रह रहे हैं, भगवान आपको उसमें सफलता प्रदान करे, आपकी मेहनत सफल हो, यही मेरी दुआ है जी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें आप चैनल को, और वीडियो शेयर कर दें। और परेशान अब होना ही नहीं है, अब तो रीट वालों के पास भी टाइम आ गया है। और मैं आपको बता दूं इसी दौरान कि आपकी रीट की टेस्ट सीरीज के अंदर भी चेंजेस हैं जी। अब आपकी उसी फीस में टेस्ट संख्या बढ़ा दी गई है जी। बिल्कुल टेस्ट संख्या कर दी गई है 15 जी। 15 टेस्ट पेपर होंगे उसी 199 के कॉस्ट के अंदर। और हो सकता है कोई और भी आपको मिल जाए ऑफर इसके अंदर जी। हाँ, लेकिन उसके लिए मैं अलग से करूंगी। मैंने जैसा आपको बताया, इस बार सैटरडे को हमारे साथ होंगे एक एसआई में सिलेक्टेड चयनित स्टूडेंट, जिसमें आप लोग अपने प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की, आपका वीक जोन क्या है, किस राइटर को पढ़ना चाहिए, वो सब आपको ज़रूर क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे। तो अपने प्रश्नों को आप तैयार रखिएगा सैटरडे के लिए, और जितने क्वेश्चन है उनके बिल्कुल पूछिएगा उनसे। उसके बाद हर बृहस्पतिवार को हम उसकी शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कंटेंट की। अगर करें टॉपिक वर्ण विचार, एक वो टॉपिक जो मैं ये कह सकती हूँ आपको कि संधि पढ़ने के लिए एक अनिवार्य है, जिसका ज्ञान एक वो टॉपिक है। और संधि एक वो टॉपिक जो ग्राम सेवक हो, पटवार हो, रीट हो, एसआई हो, सभी एग्जाम्स में आपके है। सुपर टेट वगैरह के अंदर भी है। और जैसा आप कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम अब हमारे लेवल सेकंड वालों का भी करवा दो, अब तो आपको टेंशन नहीं करनी है, सभी का ही चलेगा, वैसा का भी चलेगा, रीट का भी चलेगा, और यूपी वगैरह वालों को भी हम लेकर के साथ चलेंगे। सभी के लिए अब होगा अपने पास मैटर जी। चलिए शुरुआत करते हैं वर्ण विचार से। सबसे पहली बात आती है, आखिर वर्ण किसे कहते हैं। बेसिक ही हम चलेंगे, जितना हमारे संधि में क्या आएगा काम। जहाँ यूपी वगैरह में वर्णों से जुड़े क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको अलग से एक दो वीडियो और अलग से बनाकर डाल दूंगी। फिलहाल हम संधि के हिसाब से पढ़ेंगे जी। तो वर्ण, बात आती है वर्ण कहते किसे हैं। तो हम ये कह सकते हैं वर्ण से पहले कि अगर हम भाषा में बात करें, एक होता है ध्वनि, ठीक है, और ध्वनि के बाद क्या आ जाता है, वर्ण। तो हम ये कह सकते हैं ध्वनि के लिखित रूप को या लिपि चिन्हों को हम क्या कहेंगे, वर्ण। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को, या हम किसे कह सकते हैं, लिपि चिन्हों को। क्या कहेंगे,
वर्ण कहेंगे। तो ध्वनि का जो लिखित रूप होगा या लिपि चिन्ह होंगे वो क्या कहलाएंगे? वर्ण। मैं आपको बता दूं कि यहाँ शब्द शुद्धि, ये शब्द देख लीजिए, लिपि, जैसे लिपि लिखा गया है वैसे ही तिथि, वैसे ही निधि, वैसे ही विधि, वैसे ही रिद्धि, वैसे ही सिद्धि, अतिथि, तिथि, निधि, विधि, लिपि आ ही चुका है, इसमें रिद्धि है, सिद्धि है। दोनों मात्राएं कैसी होंगी? छोटी होंगी। दोनों की दोनों मात्राएं छोटी। तो तिथि, निधि, विधि, लिपि, रिद्धि, सिद्धि, अतिथि, सभी में दोनों मात्राएं छोटी। तो प्लीज आप शब्द शुद्धि में उसे क्लियर रखिएगा। ओके, तो हमें बात हो गई कि आखिर वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्वनि के लिखित रूप को या लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण। मैं बात करूं वर्ण के भेद कितने, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे होते तो बिल्कुल मुझे तुरंत बता देते कि कितने भेद होंगे। कितने भेद होते हैं बेटा? तो कितने भेद हैं? सीधा ही लिख लेते हैं। तो भेद कितने हैं? 2। अगर हम बात करें वर्ण के 2 भेद, कौन कौन सा? एक होता है बेटा स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, एक एक की बात करेंगे। वैसे लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। तो भाषा की पूर्ण इकाई किसे कहते हैं? वाक्य को। वाक्य भाषा की क्या है? पूर्ण इकाई है। तो सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। तो सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। तो ये इकाई के 4 क्वेश्चन। उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, तो भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य। और अगर कहीं सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या हो गया? सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। ये इसमें उसमें भी बात करें, भेद 2 आए हैं इसमें वर्णों के, एक स्वर और एक व्यंजन। अब हम इन दोनों पर बात करेंगे एक 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 करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर? स्वर पर। सबसे फर्स्ट चीज, अगर हम लोग बात करें आखिर हम स्वर कहते किसे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ शॉर्ट एंड स्वीट। और ऑब्जेक्टिव भाषा के अंतर्गत जो आपके आएगा वो क्या? आप लोग बोलते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि क्या कहलाई? स्वर। यानी जिस ध्वनि के उच्चारण में हमने किसी की मदद नहीं ली, स्वतंत्र रूप से जो बोली गई वो क्या कहलाती है? स्वर। और साहित्यिक भाषा की बात करूं तो जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु मुख विवर तथा स्वर यंत्र से निर्बाधित बाहर आई वो क्या कहलाई? स्वर। तो मैं दोनों चीजें आपके लिए थोड़ा लिख देती हूँ। तो एक, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर। या मैंने कहा जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु मुख विवर तथा स्वर यंत्र से निर्बाधित बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्वर कहते हैं। जिसमें मैं बात करूं निर्बाधित, तो निर्बाधा धन इत, निर उपसर्ग है, संधि करेंगे तो नि ही आ जाएगा, विसर्ग संधि, निर उपसर्ग, बाधा मूल शब्द और इत क्या हो गया है? प्रत्यय। तो निर यानी रहित, बाधा से रहित रूप,
क्या कहलाया? निर्बाधित। अगर कहें मुख विवर, विवर वैसे गुफा को है, मुख विवर, मुख के अंदर के भाग, जीभ, होठ, तालु। बात करें स्वर यंत्र तो स्वर यंत्र मतलब कंठ, यानी जीभ, होठ, तालु वगैरह किसी की मदद से नहीं बोली जाती, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं वो हम क्या कहलाती हैं? ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। तो ये अपनी बात हुई स्वर की डेफिनेशन की। निर्बाधित का आपको बता दिया है, संधि भी हो सकती है, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय भी है, दोनों चीजें मैंने बता दी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आखिर स्वर कुल कितने होते हैं, फिर बात ये आती है जी, तो कितने होते हैं स्वर? स्वर कुल कितने? जी आप सब अपना अपना बता रहे होते। अगर आप लाइव क्लास हो रही होती तो एक अच्छी चीज होती कि मुझे आप सबके आंसर्स नजर आते और अच्छा भी फील होता। बहुत दिन हो गए हैं आपके साथ रूबरू पढ़े हुए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आगे जब हम संधि पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों के साथ ही वो चीज चलेगी। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से कि स्वर कुल कितने होते हैं? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी? 11। 11 कौन से मैं आपके लिए लिख रही हूँ, यहाँ देखते हैं। जी मैंने 11 आपके लिए लिख दिए। ऊपर का हम साफ कर देते हैं, जिससे कि हमें इन्हें जो भागों में डिवाइड करना है वो हमारे साथ आ जाए। जी चलिए बात करते हैं। तो हमारे ये 11 क्या है बेटा? स्वर हैं, जिसमें मैं बात करूं मात्रा, तो एक ही मात्रा होती नहीं, इसका ही कहते हैं, तो इसका मतलब मात्रा के आधार पर 10 स्वर। हालांकि आपके यहाँ कहीं पर भी स्वर से जुड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यूपी वगैरह में वहां से जुड़े तो वहां तो क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। यहाँ बात करें आ की मात्रा, तो आप जानते हैं एक डंडा इसका होता है। ई, छोटी की मात्रा ऐसी आप पढ़ते ही हैं। ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। ये री ऋषि देखिए इम्पोर्टेंट। ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की, और ये किसकी मात्रा हो गई बेटा? औ की। यहाँ बहुत गड़बड़ होती है, लगभग बच्चे इससे रे मानते हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये रे नहीं है, ये क्या है? री ऋषि है। क्या है? री ऋषि। ये री ऋषि जब व्यंजन में जुड़ता है तो इसकी मात्रा ये होती है। मैं आपको बता दूं, जहां री ऋषि होता है शब्द 100% क्या होता है? तत्सम। इसका मतलब जहां भी शब्द में री आ गया, शब्द क्या हो गया हमारा? तत्सम। तो ये री ऋषि है, ये रे नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये ए की मात्रा 1, ये आई की मात्राएं 2, ओ की मात्रा 1 है, औ की मात्रा 2 है। जब आप संधि करते हैं ऐसा रूप लिखा हुआ आता है तो हमारे बहुत से स्टूडेंट उसे ये मानते हैं, एक मात्रा वाला, जबकि जहां आई है, ये ए नहीं है, ए तो ये है इसकी मात्रा, ये आई है, इसका मतलब इसकी कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं। तो आप इनकी मात्राएं ध्यान रखेंगे। इन 11 स्वरों को हम हिंदी में 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। एक होता है बेटा ऋस्व स्वर या लघु स्वर, ठीक है, और एक होता है दीर्घ स्वर यानी गुरु। ये सबसे बड़ी बात ये है, आखिर ऋस्व क्या है? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगा। कई बच्चे इसे ह्रस्व बोलते हैं। मैं बता दूं ये है के अंदर क्या लगा हुआ है? रे लगा हुआ है। रे और री ऋषि हमेशा है के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये है के अंदर रे है, ये ह्रस्व नहीं है, ऋस्व। इसे हम लघु कहते हैं। ये इसकी मात्रा है, एक मात्रा।
ये दीर्घ जिसे हम गुरु भी कहते हैं, ये इसकी मात्रा है या उस मात्रा का चिन्ह है। बहुत से बच्चों को इन चिन्हों का नहीं पता होता, तो मैं बता दूं, ये जो मात्रा है इसका नाम तो होता है खड़ी पाई। ओके, और ये जो चिन्ह है जो एस जैसा दिख रहा है, इसका नाम होता है अवग्रह। तो ये चिन्ह है अवग्रह का और ये चिन्ह किसका हो गया है? खड़ी पाई का। समझ में आ गई बात आपको? इसमें बात करें अब हम 11 स्वरों को इन दो भागों में कहाँ कहाँ बांटते हैं। ऋस्व स्वर को वैसे हम मूल स्वर भी बोलते हैं। आपके संधि में ये काम आएगा कि जैसे वहां सीधा आएगा, यदि ऋस्व स्वर के पश्चात ही आए तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर ऋस्व स्वर हैं कौन से। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री ऋषि। एक्चुअली बड़ा री भी होता है, लेकिन बड़ा री संस्कृत में होता है, हिंदी में सिर्फ कौन सा ही होता है? छोटा। तो एक ही होता है तो री बोला जाता है। छोटे बड़े में फिर भी आप बात करें तो ये छोटा वाला होता है, बड़े वाले के अंदर एक बार ऐसे और लगता है। तो ये हमारे हिंदी में यही काम आता है। 4 है। इसके अलावा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये जो 7 स्वर हैं ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। तो अब आपको ये पता चल गया ऋस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। आपको ये पता होना जरूरी है। जब संधि पढ़ोगे तो ये चीजें क्लियर होनी जरूरी है। हम वह नियम क्लियर करेंगे, जब नियम आएंगे तो पता चलेगा आपको, अच्छा यहाँ पर ये चीज है। तो बेसिकली ज्ञान हमें होना चाहिए वर्ण विचार का। तो मेरे हिसाब से इतना आप सबका क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, अब मैं बात करूंगी 3 ध्वनियों के बारे में। कौन सी 3 ध्वनियां? तो 3 ध्वनियां हमारी कौन कौन सी हैं वो देखो। एक, ठीक, एक ये और एक ये। अब सबको ही पता है। सबसे पहले मैं बात करूं इसकी, इसे हम क्या कहते हैं भाई? विसर्ग। ये क्या है? विसर्ग है। आप सबने खूब अच्छे से देखिए, जितने भी बच्चे हैं, और भी नहीं तो मैं ये कह सकती हूँ आपकी जो संधि है, कौन सी वाली संधि? विसर्ग संधि। उसमें आपको बार बार विसर्ग का ही वहां पर चिन्ह मिलेगा। तो विसर्ग संधि आप लोग देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है, विसर्ग मूलतः किसकी ध्वनि है? वैसे ये संस्कृत की। तो किसकी ध्वनि है बेटा? ये मूलतः है संस्कृत की। क्या है? ये ध्वनि है। तो संस्कृत की ध्वनि है, इसका मतलब फिर वही बात, यानी जहां विसर्ग है, अब ये संस्कृत की ध्वनि है, इसका मतलब शब्द क्या होना है? तत्सम। यानी जहां विसर्ग आ गया, समझ जाइए शब्द क्या है? तत्सम है। और फिर विसर्ग संधि के जितने उदाहरण होंगे, क्योंकि उन सब में विसर्ग लगेगा, तो विसर्ग संधि के उदाहरण, इसका मतलब वो सब क्या होंगे? तत्सम। तो बिना रटे आपको वो चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। मैं अगर यहाँ पर बात करूं यहाँ से उदाहरण के अंतर्गत इसका, जैसे ये देखो, हम लोग बोलते हैं अंतःकरण, प्रातः काल। एक सबसे फेमस, पता ही नहीं चलता बच्चों को कहाँ दुख कैसा लिखें, ये भी देखा है। अरे मैम हमने तो ये भी देखा है। दोनों ही देखें, पता ही नहीं दोनों के बीच अंतर क्या है, ये और समस्या। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये आप जो 2 रूप देख रहे हैं दुख के, आपको दोनों दिखते हैं, अंतर वही है, ये तत्सम है। हिंदी में जो विसर्ग है वो है की ध्वनि बनकर आया है, अब बोलते हैं अंतःकरण। तो विसर्ग जो है हिंदी में तो है की ध्वनि है, तो हिंदी में तो इसका हमने यूज ही नहीं किया है विसर्ग का। तो इसमें ये दुख, अब यहाँ देखो,
यहाँ विसर्ग है, इसका मतलब तत्सम और तद्भव जो हम लिखते हैं तो हम उसके बीच में क्या नहीं लगाते हैं, विसर्ग। तो विसर्ग मूलतः संस्कृत की ध्वनि है, इसका प्रयोग हम सिर्फ किस में करते हैं, संस्कृत में। आगे की बात करते हैं। जी, अब हमारी दो ध्वनियां ये बाकी हैं, इन्हें हमें क्या करना है, क्लियर। ये देखते हैं आप, देखिए ये आप सबको पता है, एक अनुस्वार एक अनुनासिक, सी टेट वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं कहूँ यूपी टेट सुपर टेट में आपके बहुत आते हैं, यहाँ से आपको पता नहीं चल पाता है कहाँ अनुस्वार है कहाँ अनुनासिक है। तो ये देखिए जरा इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये क्या है अनुस्वार या अनुनासिक में, या ये क्या है। तो आपको इसका एक तो नाम पता होता है, चंद्र बिंदु। फिर मैं पूछती हूँ अच्छा चंद्र बिंदु तो पता है, लेकिन ये तो बताओ ये अनुस्वार है या ये अनुनासिक है। तो वो चीज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं, हम इससे क्या कहते हैं, अनुस्वार। ये क्या है, अनुस्वार। और ये क्या है, अनुनासिक। ये है अनुनासिक, एक अनुस्वार और एक क्या है, अनुनासिक। अब हमें पता क्या चलेगा कि आखिर अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, और आखिर हम अनुस्वार कहते किसे हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं। जी, तो मुझे इतना पता है, इतने टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चों से क्लासेस में पूछती हूँ, तो जैसे ही पूछती हूँ तो कई बच्चे तो इस नासिक, नासिक मीन्स नाक, और नाक से देखते ही कहते हैं जिसमें ध्वनि नाक से बाहर आई वो अनुनासिक है। जी, तो ये चीज तो यहाँ गलत है। वो अलग बात है आप एक अनुनासिक और पढ़ोगे भाषा में, कौन सा अनुनासिक, वो तो जब आगे आएगा विवरण विचार में तभी पता चलेगा दोनों के बीच अंतर क्या है। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता कि कहीं हमने दो जगह भी इसे पढ़ा है क्या, वो जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। पर सबसे पहले बात तो अनुस्वार की करते हैं हम, आखिर अनुस्वार किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं, ध्वनि नाक से बाहर अनुनासिक में नहीं निकलती, नाक के द्वारा जो बाहर निकलती है ध्वनि नाक के द्वारा बाहर निकलेगी ध्वनि, वो किसके अंतर्गत निकलती है, आपके अनुस्वार में। तो जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु नाक के द्वारा बाहर आई वो क्या कहलाती है, अनुस्वार। तो अनुनासिक फिर क्या होगा, यानी जिसके उच्चारण में ध्वनि नाक और मुंह है दोनों से बाहर आई उसे हमने क्या नाम दिया, अनुनासिक। मैं बात करूं नाक के द्वारा बाहर निकलती है, ठीक है, उदाहरण की बात कर लें, अंग, संसार, संयोग, सनहार, संयम। आप ये देख रहे हैं अनुस्वार के रूप आपको यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नजर आ जाएंगे। बात करें अनुनासिक की, तो मैंने आपको बता दिया अनुनासिक के अंदर तो नाक तथा मुंह है, दोनों से बाहर निकलती है, यानी नाक तथा मुंह है दोनों से जो बाहर निकलेगी ध्वनि वो क्या है, अनुनासिक। वैसे देखेंगे अनु उपसर्ग है दोनों के अंदर, से हम क्या भी कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। उदाहरण की बात करूं, मैं, ऊँघना, ऊँघना शब्द शुद्धि में आ चुका है बेटा, ध्यान रखना। आंख, यहाँ चल वगैरह आप बोल देते हो, ये सब इसके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो आप देखिए इसके अंदर। देखिए मैं एक 12 खड़ी की लाइन लिखती हूँ जिससे आपको शायद अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जी, मैंने एक 12 खड़ी की लाइन लिखी आपके लिए। आप भी सोच रहे होंगे शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया, जरूरी है बेटा,
टॉपिक क्लियर करने के लिए। 12 खड़ी की लाइन में 11वां स्थान अनुस्वार का और 12वां स्थान आपको किसका नजर आ रहा है? विसर्ग का। यानी बाकी जो 10 है उनमें हम क्या यूज करते हैं? चंद्र बिंदु। मतलब ये देखो ऐसे, ये अगर हमारी लाइव क्लास हो रही होती तो मैं पूछती कभी ऐसे भी देखा है क्या आप लोगों ने? इसे देखा है? पर सोच लो आराम से। जी नहीं ना? ओके। अब ये देखो, क्या कभी ऐसा देखा है आपने लिखा हुआ? जी। अब आप सोचो लिखा देखा है या नहीं? जी मुझे पता है सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। आप में से कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं। जी लगभग बच्चे कहते हैं हमने नहीं देखा, कुछ बच्चे कहते हैं हमने ऐसा तो देखा है, कुछ कहते हैं नहीं देखा। जब वो बच्चे कहते हैं ना, क्लास वाले भी, कि नहीं देखा, तो मैं कहती हूँ चलो मैं नहीं में ही दिखाती हूँ। शब्द शुद्धि में भी देखना है। जी देखा है या नहीं ये? हाँ ये तो देखा है। तो आपको नजर आ रही होगी, ये देखो मात्रा लगी हुई यहाँ पे आ रही है नजर, ऊपर बिंदु। जी यही वाला रूप है, देख लो। फिर बात आती ये है क्या फिर ऐसे? क्योंकि हमें तो जो ऐसे बिंदु नजर आते हैं हम तो सबको क्या कहते हैं? अनुस्वार है। जबकि अब तो आप देख रहे हैं तो अनुस्वार नहीं है। फिर ये क्या है? ये तो अनुनासिक है। फिर ये ऐसे कैसे लिखा गया? तो ध्यान रखो मेरी बात को कि शिरोरेखा, यह है शिरोरेखा, शिरोरेखा पर मात्रा में जब भी चंद्र बिंदु लगता है वो सिर्फ किस रूप में लगता है? बिंदु के रूप में। यानी यहाँ शिरोरेखा पर मात्रा, इसे चंद्र बिंदु का बिंदु, यहां देखो, यहां मात्रा नहीं तो ऐसे, ये देखो नजर आ रहा है आपको बिंदु? अब ये बिंदु क्या है? अनुनासिक। ये क्या है यहाँ पे? अनुनासिक। इसका मतलब आप यहां देखो, हम जब बच्चों से आम जीवन में पूछते हैं भाई ये क्या है, तो बच्चा जैसे बिंदु देखता है कहता है अनुस्वार है। आप नजर आ रहा है? अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक। मैं कहूं ध्वनि हमेशा निकलती किसकी है? अनुस्वार की। अनुनासिक की ध्वनि नहीं निकलती है। कितनी जगह आप लगाते हैं, रातें, बातें, दीवारें, आपने देखा है। ये देखो कहीं आपको नहीं नजर आया हो, आप देखिए। जी तो आपको मैंने क्या क्या चीज बताई है वो ध्यान रखना है। स्वतंत्र रूप से वर्ण जो किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को पहली चीज बताई मैंने। कहा लिपि है, निधि है, विधि है, या तिथि है, रिद्धि है, सिद्धि है, अतिथि है। दोनों मात्राएं क्या रहेंगी? छोटी रहेंगी शब्दों में। मैंने तीसरी बात बताई वर्ण के दो भेद, एक स्वर एक व्यंजन। मैंने आपको बताया स्वर के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि स्वर कहलाती है। स्वर कुल कितने? 11। 11 को दो भागों में बांटा, ऋस्व और दीर्घ अलग अलग आपने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा अनुस्वार और अनुनासिक। तो जिसके उच्चारण में वायु नाक के द्वारा बाहर आई वो अनुस्वार, और नाक और मुंह दोनों के द्वारा बाहर आई वो क्या हुआ? अनुनासिक। और शिरोरेखा पर मात्रा में हमेशा चंद्र बिंदु किस रूप में जुड़ता है? बिंदु के रूप में। इतनी चीजें हमारी क्या हो चुकी हैं? क्लियर। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, अगली क्लास में मिलूंगी व्यंजन और उसके साथ आगे का पार्ट लेकर के। उसके बाद आपसे रूबरू होंगे लाइव क्लास के अंदर, जिसके अंदर फिर हमारी संधि से शुरुआत होगी ही उसके अंदर। तो क्योंकि आपका इन्वॉल्व होना जरूरी है, ये पार्ट पूरा थ्योरिकल चलता है तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो शेयर कर देना है, और साथ में ही हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, चैनल से जुड़े रहना है। और जल्दी आगे भी चीज़ें, जैसे मैंने कहा हमारी नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो अब हमारे पास टाइम है। तो एसआई वगैरह के लिए अलग से है, रीट वालों के लिए अलग से एक डेट डिसाइड हो जाएगा। तो किसी को अब कोई जल्दी भी नहीं है और सभी को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी अब थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ, तो बिल्कुल आप सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। राम राम सा।